वेलकम बैक एवरीवन वंस अगेन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साइको प्रोफेसर चैनल के ऊपर। तो ये जो वीडियो आप देखने वाले हैं ये आप नेट की परीक्षा के लिए भी आपके लिए उपयोगी है 100%। आपकी किसी सेट के एग्जाम के लिए भी 100% उपयोगी है। आपके एस्टेट एग्जाम के लिए भी 100% उपयोगी है। केवीएस, डीएसएसएसबी, यूपी पीजीटी और जितने भी पीजीटी, टीजीटी या जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं मनोविज्ञान से संबंधित, साइकोलॉजी से संबंधित, उन सभी में आपको जीवन भर ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं एक्सेट्रा। जो भी आप एग्जाम देंगे साइकोलॉजी का, हमेशा आपको ये जो नॉलेज है ये आपको हमेशा काम आएगा। सबसे पहले ये जो स्क्रीन के सामने आप ये कीड़ा देख रहे हैं ये क्या है? ये है आपके सामने न्यूरॉन। इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं तंत्रिका। ठीक है, तो देखिए आपका शरीर जो बना हुआ है, आपके शरीर की जो रचना हुई है, इसकी बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट है आपकी कोशिका। बेसिक यूनिट क्या है? कोशिका, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, तो ये तो पूरे आपके शरीर में हो गई। इस सेल में आपके स्टेम सेल आते हैं, स्पर्म सेल आते हैं, और भी कई प्रकार के आपके मसल सेल आते हैं। ठीक है, जितने भी प्रकार के सेल आते हैं वो पूरे आपके बॉडी में मौजूद है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं किसकी? जैसे ही हम बात करेंगे आपके तंत्रिका तंत्र की, यानी कि जैसे ही हम बात करते हैं आपके नर्वस सिस्टम की। ठीक है, नर्वस सिस्टम के दो भाग है, आपको मालूम है कौन कौन सा है? एक है आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा कौन सा है आपके पास? दूसरा है आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है और ये आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र है। तो ये जो तंत्रिका तंत्र है इसकी बेसिक यूनिट क्या है? इसका बेसिक जो चीज है वो क्या है? वो है आपका न्यूरॉन, है ना? जो है आप इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम तंत्रिका कोशिका। ठीक है, जब कभी आप न्यूरॉन देखें, न्यूरॉन मतलब किसकी बात हो रही है? आपके तंत्रिका तंत्र में, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम में मौजूद सभी सभी न्यूरॉन्स की वहां पर बात हो रही है। ठीक है, तो अब अगला सवाल होगा सर तंत्रिका तंत्र होता कहाँ है? तो देखिए ये है आपका, ये आपका क्या है? ये आपका मस्तिष्क है। और मस्तिष्क में अगर हम पीछे तरफ से देखें तो इस प्रकार से कुछ मस्तिष्क है आपका, और मस्तिष्क के पीछे से ये आपकी गर्दन है। गर्दन से क्या निकलती है? एक इस प्रकार की ये निकलती है एक, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मेरु रज्जु, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसको आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। ठीक है, सॉरी नॉट मेरु रज्जु, आप इसको स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी के तौर पे ही इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये जो मस्तिष्क का भाग है और ये जो पीछे का आपका जो बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी टूट गई, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ये सब किसके अंदर आता है? ये सब आता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। यानी कि ये किसके अंदर आता है? ये आता है आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत। ठीक है, अब इसके अलावा जो बच गया चीजें, इसके अलावा आपके शरीर में जो भी है चीजें हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी? वो आएंगी आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत। यानी कि वो आएंगी आपके, ये है आपका ये हाथ, ये पाँव। ठीक है, तो ये जो है ये किसके अंतर्गत आएगा? ये बाकी सब चीजें हैं, ये है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब एक तो दो सिस्टम हो गए आपके पास, एक ये वाला हो गया पहला ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाला, और ये दूसरा हो गया आपके सारे बॉडी के जितने भी अलग अलग अंग है, पार्ट्स हैं, वहां पे जो सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये सीएनएस और इसी पीएनएस में क्या मौजूद होते हैं? यहीं पे मौजूद होते हैं आपके न्यूरॉन्स। ठीक है, अब इन न्यूरॉन्स के भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है आपका यूनिपोलर, एक केंद्रक, दूसरा होता है बहु मल्टीपोलर। ठीक है, एक और होता है आपका बाइपोलर। ठीक है, इतने प्रकार के न्यूरॉन और भी अलग अलग प्रकार के यहाँ पर हमको न्यूरॉन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपके अगर सवाल आता है आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का बेसिक यूनिट कौन सा है आपका, तो वह है आपका तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ये जो आपको आकृति दिख रही है ये क्या है? यही आपका न्यूरॉन है। ऐसे ही हजारों करोड़ों न्यूरॉन कहाँ पे उपस्थित हैं? आपके नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ये उपस्थित हैं। यही आपकी क्या तंत्रिका कोशिकाएं हैं। इसमें देखिए सबसे पहले ये जो दिख रहा है डेंड्राइट। ठीक है, ये इस प्रकार की शाखाएं होती हैं। फिर ये है आपकी सेल बॉडी, इसको हम सोमा भी बोलते हैं। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है ना? कंफ्यूज नहीं होना है न्यूक्लियस में और न्यूरॉन में। प्रत्येक सेल के अंदर क्या होता है? आपका न्यूक्लियस होना जरूरी है। प्रत्येक सेल में क्या होगा? न्यूक्लियस होना जरूरी है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है, ये न्यूक्लियस होगा ही होगा, ये गारंटीड है। ठीक है, हर सेल में न्यूक्लियस आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो निकल के आ रहे हैं, यहाँ श्वान सेल लिखा हुआ है, इसको छोड़िए। ये जो यहाँ से निकल के आ रहा है ये पूरा क्या है? ये पूरा आपका एक्सॉन है। ठीक है, इस प्रकार से जो दिख रहा है ये एक्सॉन है। और एक्सॉन के ऊपर क्या होता है? इस प्रकार की एक शीट होती है, जिसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं माइलिन शीट, यानी कि धवल मज्जा छत। ठीक है, उसके बीच में क्या है? यहाँ पे आपके ये बने हुए हैं नोड ऑफ रेनवियर, इनको बोलते हैं। ठीक है, नोड ऑफ रेनवियर। यहीं पे क्या होता है? आपका एक्शन पोटेंशियल इस प्रकार से
जंप करते करते जाता है आगे, और ये क्या है आपका, ये है आपका एक्सॉन टर्मिनल, यानी कि एक्सॉन चला आ रहा है यहाँ तक और यहाँ पे क्या हो रहा है, आगे टर्मिनेट हो जा रहा है। ठीक है, तो जो टर्मिनेशन हो रहा है, ठीक है, यहीं पे क्या मौजूद होते हैं, यहीं पे आपके मौजूद होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, और इसी के अंदर क्या होते हैं, एक लिक्विड भरा होता है इस प्रकार से, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं तंत्रिका संचारक, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब देखिए लाइन बाय लाइन तंत्रिका कोशिकाएं क्या हैं। तंत्रिका कोशिका हमारे तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई है नर्वस सिस्टम की। वेरी गुड। तंत्रिका कोशिकाएं विशिष्ट कोशिकाएं हैं, स्पेशल सेल्स हैं, जो विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों को विद्युतीय आवेग में परिवर्तित करने की अद्भुत योग्यता रखती है। तो हमको यहाँ पे नर्व इंपल्स या नर्व सिग्नल्स मिलते हैं। ठीक है, स्टिमुलस को क्या करती है, वो चेंज कर देती है। इसके अलावा यह सूचना को विद्युत रासायनिक संकेतों के रूप में ग्रहण करने, संवहन करने तथा अन्य कोशिकाओं तक भेजने में भी निपुण होती है। यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में भी ये जो है इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। ये ज्ञानेंद्रियों, संवेदी अंगों से या आसपास की अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से सूचना प्राप्त करती हैं। अब इसके पास देखिए दो प्रकार से सूचना आएगी। उसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक ले जाती है। फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से पेशीय सूचना को पेशीय अंगों तक ले जाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करें आपके सेंसरी सिस्टम की, संवेदी अंगों की, तो आपके पास मालूम है आई है, आपके पास ईयर है, आपके पास नोज है, आपके पास टंग है, आपके पास टच है। ठीक है, जो आपके 5 प्रकार के हैं, है ना, आंख, कान, नाक, मुंह, गला और जो है टच वाली फील वाली बात, ये सब क्या करता है, सिग्नल लेके जाता है कहाँ तक, आपके ब्रेन तक, और फिर वहीं से फिर अलग अलग यहाँ पर जगहों पे सिग्नल आता है। अब ये सिग्नल देखिए, ये तो कोई बाहरी स्टिमुलस है, ठीक है, ये तो कोई उद्दीपक है। अब उद्दीपक को तो समझता नहीं है ब्रेन हमारा, वो किसको समझेगा, वो इन नर्व सिग्नल्स को समझेगा, जो क्या होते हैं, ये विद्युत आवेग। ठीक है, ये जो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इस प्रकार के इंपल्स, नर्व इंपल्स क्या होती है, यहाँ पे जनरेट होती हैं, और फिर इस प्रकार से मैसेज पहुंचता है कहां तक, हमारे ब्रेन के पास तक इस प्रकार से मैसेज पहुंचता है। ठीक है, तो जो सूचना जानी है सीएनएस तक, पहले सीएनएस में जाती है, सीएनएस से फिर अलग अलग उसके जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जहां जाना है, जहां पे वर्क हो रहा है, वहां पे वो सूचना दोबारा पहुंचाई जाती है। अगला देखिए यहाँ पे मानव तंत्रिका तंत्र में 12 अरब तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। सवाल बन सकता है इस प्रकार से, कितनी कोशिकाएं हैं, तो 12 अरब तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये बहुत प्रकार की होती हैं तथा आकृति, आकार, रासायनिक संरचना, उनके अंदर क्या क्या चीजें हैं और प्रकार में एक दूसरे से बहुत भिन्न होती हैं। ठीक है, सबका फंक्शन अलग अलग हो सकता है। इन विभिन्नताओं के बावजूद इनमें 3 मूलभूत घटक हैं, 3 बेसिक चीजें सब हर सेल में, हर न्यूरॉन में होंगी। वो क्या है, वो है आपके पास काय यानी कि सोमा, पार्श्व तंतु यानी कि केंद्रक, जो बताया था आपको भी यहाँ पर, ठीक है, केंद्रक, और आपका अक्ष तंतु यहाँ पर। ठीक है, देखिए इस कोशिका में कोशिका का केंद्रक तथा अन्य संरचनाएं पाई जाती है, मतलब न्यूक्लियस तो मेन है। और यहाँ पे देख रहे हैं पार्श्व तंतु आपके डेंड्राइट्स हो गए, और एक्सॉन कौन सा हो गया आपका, अक्ष तंतु आपका एक्सॉन हो गया। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रत्येक नर्व में क्या होगा, आपका केंद्रक होना कॉमन है। हर कोशिका में आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। इसके बाद देखिए तंत्रिका कोशिकाओं की, ये जो नर्व सेल है, की आनुवंशिक सामग्री, ठीक है, जो जीन वाली बात है, केंद्रक में संचित होती है। ठीक है, डीएनए जो आपका होता है कहाँ मिलता है, आपको न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, और यह कोशिका के पुनरुत्पादन, है ना, कोशिका के पुनरुत्पादन एवं प्रोटीन संश्लेषण में तत्परता से सक्रिय होती है। तंत्रिका कोशिका का अधिकांश कोशिका द्रव्य काय कोशिका में होता है। इसका जो मटेरियल मिलता है हमको कहाँ मिलता है, वो काय कोशिका में, यानी कि हमने सोमा सेल है, इसमें मिलता है। पार्श्व तंतु क्या है, डेंड्राइट्स जो है, शाखाओं की तरह की विशिष्ट संरचना वाले होते हैं, जो कि काय कोशिका से निकलते हैं। अभी आपने देखा था, ये आपका सोमा था, और यहाँ से क्या निकले थे, इस प्रकार के ब्रांचेस निकले थे। ये तंत्रिका कोशिका के ग्रहण करने वाले सिरे होते हैं। यहाँ से क्या होती है, इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ से रिसीव होगी। इनका कार्य निकटवर्ती तंत्रिका कोशिका से या सीधे संवेदी अंगों से आने वाले तंत्रिका आवेगों को ग्रहण करना होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, मैसेज रिसीव करते हैं। पार्श्व तंतु में विशिष्ट ग्राहक होते हैं। डेंड्राइट्स में क्या मिलते हैं, यहाँ पे आपको रिसेप्टर्स होते हैं, जो किसी क्या करते हैं, विद्युत रासायनिक या जैव रासायनिक संकेत के मिलते ही सक्रिय हो जाएंगे, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, संकेत काय कोशिका में भेजे जाते हैं, अब सोमा के पास आएगा, और इसके बाद अक्ष तंतु में, जिससे कि सूचना अन्य तंत्रिका कोशिकाओं और मांसपेशियों में भेजी जा सके। फिर कहां पे आएगा इंफॉर्मेशन, एक्सॉन के पास। अक्ष तंतु अपनी लंबाई के साथ साथ सूचना का संवहन करता है, जो मेरुरज्जु में कई फीट तक और मस्तिष्क में 1 मिलीमीटर से कम के हो सकते हैं। ठीक है, तो एक्सॉन देखिए, एक्सॉन की जो लेंथ की बात कर रहे हैं, ये जो आपका एक्सॉन है अक्ष तंतु, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, वो कितनी है लंबाई उसकी, मेरुरज्जु में, यानी कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, कितनी हो सकती है, कई फीट तक, यानी कि एक्सॉन इतना लंबा भी हो सकता है, कहां पे, आपके स्पाइनल कॉर्ड में। और मस्तिष्क में कितना हो सकता है, 1 मिलीमीटर, इतना भी हो सकता है, इससे भी कम हो सकता है। ठीक है, अंतिम सिरे पर अक्षतंतु छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, अंतस्थ बटन बोलते हैं। ठीक है, इनमें अन्य तंत्रिका कोशिकाओं, ग्रंथियों और मांसपेशियों में सूचना भेजने की क्षमता होती है।
तंत्रिका कोशिकाएं सामान्यतः एक ही दिशा में सूचना का संवहन करती हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। तंत्रिका कोशिकाएं जो है क्या करेंगी, केवल वन डायरेक्शन में ही आपका जो मैसेज भेजती हैं। ठीक है, कहां से आएगा, डेंड्राइट, सोमा, फिर आपका एक्सॉन और फिर आपका एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, ये रिवर्स ऑर्डर में कभी नहीं होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा जीवन भर अपने। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं सामान्यतः एक ही दिशा में सूचना का संवहन करती है, हमेशा इंफॉर्मेशन इस प्रकार से जाएगी। ठीक है, अगर एक्सॉन, ये इसका डेंड्राइट है, ये सोमा है, ठीक है, ये एक्सॉन है, तो इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी, इस प्रकार से जाएगी। ठीक है, जहां एक्सॉन होगा वहीं से इन्फॉर्मेशन जाएगी, अर्थात पार्श्व तंतु से काय, डेंड्राइट से सोमा कोशिका, फिर अक्ष तंतु, फिर एक्सॉन और वहां से अंतस्थ बटन, फिर आपका जो टीबी है टर्मिनल बटन, वहां पर होंगी। अब देखिए, तंत्रिका तंत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना का संवहन तंत्रिकाओं के माध्यम से होता है। ध्यान दीजिएगा, तंत्रिका तंत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना का संवहन तंत्रिकाओं के माध्यम से होता है ना। जो अक्ष तंतु के ढेर होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पे, इसके बंडल्स होते हैं, ढेर होते हैं। तंत्रिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, ध्यान देना है आपको, जो न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स हैं, ठीक है, जो नर्व्स हैं, दो प्रकार की होती तंत्रिकाएं, संवेदी एवं पेशीय। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं हमारे पास। ठीक है, और कौन से होते हैं यहाँ पर, पेशीय, यानी कि मोटर न्यूरॉन्स भी यहाँ पर होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स भी होंगे, मोटर न्यूरॉन्स भी होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, संवेदी तंत्रिकाएं यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स, जिन्हें अभिवाही तंत्रिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं हम, अभिवाही। ठीक है, सूचना को ज्ञानेंद्रियों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाती है। सवाल बन सकता है कौन सी, कहां से ले जाती है, सूचना को ज्ञानेंद्रियों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाती है, यानी कि यह आपकी आंख से ले जाएगी, जो कहां तक, आपके ब्रेन तक। वो क्या है, वो आपकी कौन सी है, आपकी सूचना को कहां गया, वो है आपकी अभिवाही तंत्रिकाएं होंगी वो। ठीक है, यानी कि संवेदी तंत्रिकाएं। दूसरी ओर पेशी तंत्रिकाएं हैं, जिन्हें अपवाही तंत्रिकाएं भी कहते हैं। दूसरी वाली को क्या कहते हैं, अपवाही करते हैं। सूचना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, मतलब यहां से लेके हमारे यहां तक इंफॉर्मेशन आएंगी, उसको हम बोलते हैं अपवाही। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, कौन सी नर्व को क्या बोलते हैं। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड आपके यहाँ पर मोटर न्यूरॉन्स की बात हो रही है। फिर देखिए आगे पेशी तंत्रिका स्नायविक आदेशों का संवहन करती है। ठीक है, जो हमारी गतिविधियों और अन्य प्रतिक्रियाओं को निर्देशित, नियंत्रित एवं नियमित करते हैं। कुछ मिश्रित तंत्रिकाएं भी होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। लेकिन इनमें संवेदी और पेशीय तंतु भिन्न भिन्न होते हैं, ये अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, किसके अंदर, इंटर न्यूरॉन के अंतर्गत। ठीक है, आपको ध्यान कहाँ रखना है, आपको ध्यान रखना है, पहली संवेदी तंत्रिकाएं क्या करती हैं, ज्ञानेंद्रियों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाती हैं, और दूसरी वाली जो है पेशी तंत्रिकाएं, वो क्या करती हैं, केंद्रीय से कहाँ ले जाती हैं, मांसपेशियों तक ले जाती हैं। ठीक है, ये आपका सीएनएस है, यानी कि ये आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। जो इंफॉर्मेशन यहाँ से, ये आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, 4-5 जितने भी हैं, यहां से जो इंफॉर्मेशन जाएगी उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम सेंसरी न्यूरॉन, यानी कि संवेदी तंत्रिका। और जो क्या करेगी, मोटर न्यूरॉन कौन सी होंगी, जो सीएनएस से कहां लेके जाएंगी, हमारे पेशी के पास लेके जाएंगे, है ना, उनको क्या बोलेंगे यहाँ पर, मोटर न्यूरॉन्स। अब देखिए आगे तंत्रिका आवेग की बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूरल इंपल्स के बारे में। तंत्रिका तंत्र में सूचनाएं तंत्रिका आवेग के रूप में प्रभावित होती हैं। ठीक है, जब उद्दीपक ऊर्जा ग्राहकों तक पहुंचती है, उद्दीपक कहां पहुंचेगा, आपकी ऊर्जा ग्राहकों तक पहुंचती है, तब तंत्रिका समर्थता में विद्युत परिवर्तन होने लगते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वहां पर शुरू हो जाती है। तंत्रिका कोशिका की सतह पर विद्युत समर्थता में आकस्मिक परिवर्तन को तंत्रिका समर्थता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तंत्रिका समर्थता। जब क्या होते हैं, वहां पे प्लस माइनस होना स्टार्ट होता है। जब उद्दीपक ऊर्जा अपेक्षाकृत कमजोर होती है, तब विद्युत परिवर्तन इतने कम होते हैं कि तंत्रिका आवेग उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है सेल डीपोलराइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि उद्दीपक क्या है, वहां पर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और हम उस उद्दीपक का अनुभव नहीं कर पाते हैं। यदि उद्दीपक ऊर्जा अपेक्षाकृत सशक्त होती है, तो विद्युत आवेग उत्पन्न होगा और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर संवाहित होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई स्टिमुलस आया और यहाँ पे आपके हाथ को टच कर रहा है, आपके हैंड को टच कर रहा है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो सिग्नल कहाँ तक पहुंच पाए, आपके ब्रेन तक पहुंच पाए। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे एकदम आप गरम कढ़ाई या गरम कुछ कलछी वगैरह जो भी पकड़ लेते हैं आप, तो क्या होता है, तुरंत आपके ब्रेन तक वहां पर सिग्नल पहुंच जाता है, क्योंकि वहां पे क्या हो गया है, आपका ये जो आकस्मिक परिवर्तन है वो क्या होता है, समर्थता उसकी बढ़ जाती है। तंत्रिका आवेग की शक्ति उसको उत्पन्न करने वाले उद्दीपक की शक्ति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तंत्रिका तंतु पूर्ण या शून्य सिद्धांत पर काम करते हैं, ये ध्यान रखना है। तंत्रिका तंतु जो है किस पे काम करते हैं, ऑल और नन। ठीक है, या तो तंत्रिका तंतु काम करेगा पूर्ण या फिर शून्य सिद्धांत पर काम करेगा। इसका तात्पर्य यह है कि वे या तो पूरी तरह से अनुक्रिया करेंगे, या तो फुली एक्टिव रहेंगे, या फिर बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं होंगे।
तंत्रिका आवेग की शक्ति तंत्रिका तंतु के साथ साथ स्थिर रहती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए तंत्रिका कोश संधि की बात हो रही है। तंत्रिका तंत्र में कोई सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक तंत्रिका आवेग के रूप में संचारित होती है। एक अकेली तंत्रिका कोशिका तंत्रिका आवेग को अपने अक्ष तंतु की लंबाई भर की दूरी तक ले जा सकती है। यहाँ पे कहाँ तक ले जा पाएगा वो, जहां तक उसका एक्सॉन है वहीं तक ले जा पाएगा। जब किसी आवेग को शरीर के दूर के हिस्से में भेजना होता है, मान लीजिए आपके हाथ में कुछ हो रहा है, ठीक है, उसको भेजना है कहाँ तक, पैर तक भेजना है। ठीक है, मान लीजिए आप वाइब्रेशन हैंड में फील कर रहे हैं और आपको मालूम है खतरा बढ़ने वाला है और जो हमको वहां से पैर को भी हटाना है हमारा, ठीक है, जो हमारा टो है उस पर भी कुछ दिक्कत आएगी तो वहां भी हमको हटाना है। अब मैसेज यहाँ से यहाँ तक जाएगा, हाथ से लेकर पांव तक की दूरी तय करेगा। इसके लिए इस प्रक्रिया में कई तंत्रिकाएं कोशिकाएं भाग लेती हैं। ठीक है, तो पीएनएस भी एक्टिवेट हो जाएगा, सीएनएस भी एक्टिवेट हो जाएगा। इस प्रक्रिया में एक तंत्रिका कोशिका बहुत विश्वसनीय तरीके से सूचना को अपनी निकटवर्ती तंत्रिका कोशिका में भेजती है। तो क्या करेगा, ये देखिए यहाँ पे आपकी हाथ की कोशिकाएं हैं इस प्रकार से, ठीक है, और आपकी पैर की कोशिकाएं मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, इस प्रकार से पैर की कोशिकाएं हैं। तो क्या होगा, मैसेज इससे इसको जाएगा, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, ऐसे करते 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 आपके यहाँ पे पैर तक के जो मैसेज है पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये बहुत फास्ट होता है, इतना स्लो नहीं होता जितना बताया, मिली सेकेंड्स के अंदर भी इनका काम हो जाता है। इस प्रक्रिया में, ठीक है, पूर्ववर्ती तंत्रिका कोशिका के अक्ष तंतु के संकेत दूसरी तंत्रिका कोशिका के पार्श्व तंतु से प्रकार्यात्मक संबंध या तंत्रिका कोश संधि बनाते हैं। उसी के साथ साथ एक तंत्रिका कोशिका कभी भी दूसरी तंत्रिका कोशिका से शारीरिक रूप से जुड़ी नहीं होती, बल्कि वहां दोनों के बीच में क्या मिलती है, वहां पर हमको खाली जगह मिलती है। चलिए समझते हैं यहाँ पे इसको ध्यान से। सूचना आई, सूचना पहुंची, ये डेंड्राइट से घुस गई अंदर, यहाँ से यहाँ होते हुए यहाँ जा रही है सूचना। अक्ष तंतु है आपका यहाँ पे, इसी को बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन से होते 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 पहुंच के कहाँ चली जाएगी, अंतस्थ बटन पे चली जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे तो जगह खाली हो गई है ना, यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार से यहाँ पे दूसरे डेंड्राइट्स उत्पन्न हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो आकृति देख रहे हैं उसी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे दूसरी लगा दी, यहाँ पर डुप्लीकेट। ठीक है, तो ऐसी ही आकृति सेम अगेन यहाँ पे इस प्रकार का, ये उसका सोमा होगा, ये उसका एक्सॉन होगा, यहाँ पे टर्मिनल बटन होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देख रहे हैं मैसेज आएगा, ये आपका मैसेज यहाँ से आएगा, मैसेज हरे रंग का होगा। ठीक है, ये मैसेज आया, यहाँ से घुसा, यहाँ से गया 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 गया, फिर यहाँ से जाते 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 यहाँ गया, फिर दूसरे डेंड्राइट में घुस गया, फिर वहां से उसके सोमा में गया, फिर वहां से एक्सॉन में गया। ठीक है, फिर वहां से उसके एक्सॉन टर्मिनल में गया, और फिर आगे वो रिपीट होते 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 ऐसी इंफॉर्मेशन जाती है। इस प्रकार से आपका जो इंपल्स है वो काम करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, या तो वो पार्श्व तंतु से क्या बनाएगा, प्रकार्यात्मक संबंध बनाएगा, फंक्शनल रिलेशनशिप बनाएगा वहां पर, या फिर वहां पे क्या बनाएगा, वो वहां पर बनाएगा वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, या फिर क्या बनाएगा, वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट बनाएगा, तंत्रिका कोश संधि जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए तंत्रिका कोश संधि आपको दिखेगी, ये इस प्रकार से कुछ ये होती है। ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो खंड है ये है आपकी संधि स्थलीय पुटिका। ठीक है, ये आपका पार्श्व तंतु है। पार्श्व तंतु कौन सा है, ये दूसरे वाले N2 का है। ठीक है, अगर ये आपका न्यूरॉन 1 है, न्यूरॉन 1 था, तंत्रिका कोशिका 1 है, वहां से उसके क्या चले आ रहे हैं, ये उसका एक्सॉन आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, अंतस्थ बटन है, ये क्या है, टर्मिनल बटन है। यहाँ पे अंदर यहाँ पे कुछ ट्रांसमीटर्स भरे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये इनको रिलीज कर देता है, इस प्रकार से यहाँ पे छोड़ देता है। तो ये जो छोड़ दिया है यही क्या है, यही आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, यही आपके तंत्रिका संचारक है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। इन्हीं सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या मिलते हैं हमको, यहाँ पे तंत्रिका संचारक स्टोर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये गोले गोले भरे हुए हैं, ये तंत्रिका संचारक जो यहाँ पे आ गए हैं, पहले इन्हीं के अंदर थे, लेकिन ये वाले देख रहे हैं यहाँ से रिलीज हो गए। तो हल्की सी देख रहे हैं छोटी सी जगह होती है यहाँ पे, बहुत माइन्यूट सी। ठीक है, और यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, दूसरे हिस्से यहाँ पे पार्श्व तंतु यहाँ से स्टार्ट हो गया है, ये देख रहे हैं, ये पार्श्व तंतु किसका है, N2 का, और ये क्या है, N1 का एक्सॉन टर्मिनल यहाँ पर खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से तंत्रिका आवेग का तंत्रिका कोश संधि से संचरण, इस प्रकार से आपका जो मैसेज आगे जाता है। इस खाली स्थान को क्या बोलते हैं हम, संधि स्थलीय खंड कहा जाता है। एक तंत्रिका कोशिका से तंत्रिका आवेग एक जटिल संधि स्थलीय सूचना संचरण प्रक्रिया द्वारा दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, अक्ष तंतुओं में ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, बहुत ही बेसिक चीज। अक्ष तंतुओं में यानी कि एक्सॉन के अंदर क्या होता है, एक्सॉन के अंदर क्या होता है, ध्यान देना, तंत्रिका आवेग का संवहन कैसा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल होता है। कैसा होता है, विद्युत रासायनिक, इलेक्ट्रोकेमिकल यहाँ पर होता है। जबकि संधि स्थलीय संचरण में, संधि स्थलीय संचरण में यानी कि जब यहाँ पर ये रिलीज होता है,
की प्रकृति कैसी होती है, पूर्णतः यहाँ पर केमिकल होती है। कैसी होती है, पूर्णतः केमिकल होती है। केमिकल क्या होता है आपको मालूम है ना, रसायन। ठीक है, और ये रसायन कहाँ मिलते हैं हमको, ये रसायन मिलते हैं हमको इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, कुछ नहीं बस रसायन है। ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, आपका ग्लूटामेट हो गया, आपका ACTH हो गया, एसिटिलकोलिन हो गया, नॉट ACTH, ACH हो गया आपका एसिटिलकोलिन। ठीक है, आपका डोपामीन हो गया। ठीक है, आपका एक्सेट्रा और भी जो केमिकल्स रसायन हो गए वो सब क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है। वो सब कहाँ से छूटते हैं, यहीं से छूटते हैं। ध्यान देना है आपको, ये क्या है, ये आपकी इस प्रकार से ये डेंड्राइट बनी है, ये उसका केंद्रक है। ठीक है, और ये क्या जा रही है, ये जा रही है उसकी एक्सॉन। इसको क्या बोलते हैं हम, अक्षतंतु कहते हैं। अक्षतंतु में किस प्रकार से होता है, ये होता है आपका विद्युत रासायनिक। ठीक है, यहाँ पे आपको मालूम है नहीं मालूम पता नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, उसके अंदर यहाँ पे कुछ रसायन भी होते हैं। ठीक है, और जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो इनके अंदर से छूटता है, और ये आपका दूसरा न्यूरॉन है N2, इसके बीच में जो आते हैं ये क्या होता है, यहाँ पे जो होगा संचरण वो पूर्ण कैसा होगा, वहां पे रासायनिक होगा। चलिए, इतना क्लियर हो गया आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र, यानी कि आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनकी संरचना और उनका फंक्शन और व्यवहार पर क्या क्या उनकी चीजें होती हैं वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए तंत्रिका तंत्र की जब हमने बात की तो इतना आपको मालूम है कि इसके अंदर CNS होता है, और उसी के साथ साथ दूसरा कौन सा होता है, ये होता है आपका PNS। कलर कैसे चेंज हो गया, ये आपका CNS है, ये आपका PNS है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या है, ये आपकी जो परिधि तंत्रिका तंत्र है, इसमें क्या होते हैं, तंत्रिका तंतु, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बाहर की जितनी भी चीजें हैं। ठीक है, बाहर की जितनी भी चीजें हैं वो क्या किसके अंदर आएंगी, आपके परिधीय के अंदर आएंगी। मस्तिष्क के अंदर क्या, सॉरी CNS के अंदर क्या आता है, आपका मस्तिष्क आता है। इसके 3 भाग हैं, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क, ये तीनों आएंगे। इसके भाग है मस्तिष्क के। मेरुरज्जु में क्या आता है, आरोही मार्ग, अंतः तंत्रिका कोशिका और अवरोही मार्ग, ये किसके अंदर आते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और फिर देखिए अब जो PNS है ये बढ़ जाता है 2 भागों में, एक होता है आपका सोमैटिक और ये दूसरा होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये किसके अंदर बढ़ जाता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आंतरिक तंत्र होता है, अनैच्छिक होता है ना, दिल का धड़कना आप कुछ कर सकते नहीं है। और यहाँ पे कायिक तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, संवेदी और पेशीय तंत्रिकाएं हमको यहाँ पर मिलती हैं। किसके अंदर मिलेंगी, हमको कायिक के अंदर मिलेंगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है यहाँ पे ऑटोनॉमिक, उसके भी 2 चीजें होती है, एक होता है आपका अनुकंपी खंड और दूसरा होता है आपका परानुकंपी खंड। ठीक है, तो अनुकंपी परानुकंपी ध्यान रखना है। और ये सब मिला जुलू के अंत में क्या पहुंचते हैं, कहानी पहुंचती है आपके अंतःस्रावी तंत्र पे, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर आपकी कहानी पहुंचती है। अब देखिए CNS के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र में वे समस्त तंत्रिका कोशिकाएं तथा तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पूरे शरीर से जोड़ते हैं। किसको जोड़ रहे हैं, CNS को जोड़ रहे हैं पूरी बॉडी से। अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हायर लेवल एग्जाम्स के लिए काफी डीप नॉलेज है यहाँ पर। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र को कायिक तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में विभाजित किया गया है, जो भी आपने ऊपर देखा कायिक वाला और स्वायत्त वाला। ठीक है, अब स्वायत्त को देखिए फिर से बांटा गया है किसके अंदर, अनुकंपी के अंदर और परानुकंपी के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बांटा गया है। परिधीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सूचना संवेदी ग्राहकों आंख कान त्वचा आदि के द्वारा भेजता है और पुनः मस्तिष्क के पेशीय आदेशों को मांसपेशियों और ग्रंथि तक वापस पहुंचाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये क्या कर रहा है, आंख कान त्वचा आदि के द्वारा सूचना को कहां भेज रहा है, आपके CNS के पास भेज रहा है और पुनः मस्तिष्क के पेशीय आदेशों को मांसपेशियों और ग्रंथियों तक वापस पहुंचाता है। यहां पर देखिए ये है आपका ब्रेन और ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये आपका ब्रेन है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। यहाँ पे मान लीजिए आपकी आंख है, यहाँ पे आपका नोज है, यहाँ पे आपका टंग है। ठीक है, और इस तरफ हम मान लेते हैं आपका फीट है, पैर है आपके यहाँ पे, और ये आपका हैंड है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सब आपके संवेदी अंग है। आंख, नोज, टंग और ईयर भी ले लेते, चलिए यहाँ पे आंख कान यहाँ पे ले लिया थोड़ा सा पीछे, ये आपका हाथ है और फीट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ फील करते हैं आप। ये सब किसके पार्ट है, यहाँ पे आपकी सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे है। तो ये सब क्या करेंगे, इनके द्वारा सूचनाएं कहाँ ले जाया जाएगा, इनके द्वारा सूचना यहाँ पर जाएगी। ठीक है, समझिएगा इसको।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में से सूचना कहाँ पे जा रही है? पेरिफेरल से जो सूचना जा रही है आपके ब्रेन में या फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड में, जो किसका भाग है? जो आपके सीएनएस का भाग है। ठीक है, ये सब क्या है? ये आपका पीएनएस, ये आपका पीएनएस, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सूचना कहाँ जाती है? इसके पास जाती है। एंड सेम इसी सीएनएस से फिर क्या होता है? इसी सीएनएस से फिर जब ये कमांड देगा तो इनके पास सूचना पहुंचाई जाएगी। ठीक है, इनके पास सूचना पहुंचाई जाएगी इसके द्वारा। ठीक है, पहले सूचना पीएनएस ले जाएगा सीएनएस के पास, फिर सीएनएस से पीएनएस के पास आएगा और पीएनएस फिर अलग अलग मांसपेशियों के पास भेजता है। चलिए आगे बात करते हैं आप कायिक तंत्रिका तंत्र की, यानी कि आपका जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है उसकी हम बात करें। इस तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, दो प्रकार के यहाँ पर हमको तंत्रिका देखने मिलती है। वो कौन कौन सी है? जिन्हें कपालीय तंत्रिका, क्रेनियल और मेरु तंत्रिका भी कहा जाता है। कपालीय तंत्रिकाओं के 12 समुच्चय सेट होते हैं। कितने होते हैं? ध्यान दीजिएगा, कपालीय के कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, और जो मस्तिष्क के विभिन्न स्थानों से निकलते हैं या उस तक पहुंचते हैं। ठीक है, मस्तिष्क के विभिन्न स्थानों से निकलेंगे या पहुंचेंगे। क्रेनियल नर्व का आपको जब पढ़ाते हैं डीप में तो वहां पे समझ में आ रहा है क्रेनियल नर्व कहां से निकल के आती है। 3 प्रकार की कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? 3 प्रकार की कपालीय तंत्रिकाएं, संवेदी, पेशीय और मिश्रित। यहाँ पे दीजिए संवेदी तंत्रिकाएं जो हैं, सेंसरी नर्व्स जो है यहाँ पे सिर के क्षेत्र में स्थित ग्राहकों से संवेदी सूचनाएं एकत्रित करती है और उन्हें कहाँ ले जाती हैं? मस्तिष्क तक ले जाती हैं। दृष्टि आपकी आती है, श्रवण आता है, घ्राण, स्वाद, स्पर्श, मेनली बेसिक जो आपकी संवेदी वाली है वो आ जाती हैं। पेशीय तंत्रिकाओं की बात करें, मस्तिष्क से निकलने वाले पेशीय आवेगों को सिर के क्षेत्र में स्थित मांसपेशियों तक ले जाती है। जैसे आंख के गोलों का संचलन पेशीय कपालीय नर्व द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, वही बात करें मिश्रित तंत्रिकाओं में, संवेदी और पेशीय दोनों प्रकार के तंतु हमको क्या होते हैं? वहां पर उपलब्ध होते हैं, जो क्या करेंगे? मस्तिष्क से निकलने और पहुंचने वाले संवेदी पेशीय सूचनाओं का संवहन करते हैं। मेरु तंत्रिकाओं के कितने सेट होते हैं? 31 सेट होते हैं आपके स्पाइनल नर्व्स के यहाँ पे। ठीक है, जो मेरु रज्जु से निकलते हैं और उस तक पहुंचते हैं। प्रत्येक समुच्चय में संवेदी और पेशीय तंत्रिकाएं होती हैं। मेरु तंत्रिका के 2 कार्य होते हैं, ध्यान दीजिएगा। मेरु तंत्रिका के क्या होते हैं? 2 कार्य होते हैं। मेरु तंत्रिका के संवेदी तंतु शरीर के सभी भागों से संवेदी सूचना एकत्रित करते हैं और मेरु रज्जु तक भेजते हैं, जहां से फिर वे संवेदी सूचनाएं मस्तिष्क तक भेजी जाती हैं। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क से नीचे आने वाले पेशीय आवेग मेरु तंत्रिकाओं के पेशीय तंतुओं द्वारा मांसपेशियों को भेजे जाते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके आपके 31 सेट हैं। कैसे हैं? ऐसे करते हुए आपके 31 सेट हैं इस स्पाइनल नर्व्स के। प्रत्येक सेट के अंदर, एक सेट के अंदर आपके कितने हैं? 2 नर्व्स हैं। कौन कौन सी है? एक आपकी संवेदी तंत्रिका और दूसरी आपकी मोटर तंत्रिका। मतलब अगर हम इसको एक सेट माना जाए तो इसके अंदर आपके कौन से हैं? एक सेंसरी नर्व है और दूसरी कौन सी है आपकी? दूसरी यहाँ पे मोटर नर्व है। सेम यहाँ पे भी एक सेंसरी नर्व है और दूसरी जो है आपकी वो कौन सी है? मोटर नर्व है। फिर एक मोटर नर्व, फिर एक मोटर नर्व, ठीक है, फिर एक यहाँ पे सेंसरी, फिर यहाँ पे सेंसरी। इस प्रकार के कितने सेट बने हुए हैं? इस प्रकार के 31 सेट बने हुए हैं। किसके? आपके स्पाइनल नर्व्स के। ठीक है, अब ये स्पाइनल नर्व्स क्या करती हैं? देखिए, आपका जो सेंसरी नर्व है, जो आपकी संवेदी तंत्रिका है, वो क्या करती है? आपकी पूरी बॉडी से क्या करती है? संवेदी तंत्रिका है तो क्या करेगी? पूरी बॉडी से मैसेज लेके आएगी, इंफॉर्मेशन लेके आएगी। किसके पास तक? ये स्पाइनल कॉर्ड के पास तक। ठीक है, आपकी जो मेरु रज्जु है उसके पास तक पूरी इंफॉर्मेशन लेके आएगी और फिर स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? ऊपर आपके ब्रेन के पास जाएगी। ठीक है, ये किसका काम होता है? ये इन सेंसरी नर्व्स का काम होता है। ठीक है, इसी के साथ आपके ब्रेन से जो अब मोटर नर्व आएगी, ठीक है, आपके ब्रेन से जो अब मोटर इंपल्स या मोटर चीज जो आएगी, पेशीय कौशल जो वहां पर आएगा आपका, ठीक है, वो कहाँ जाएगा? वो इन मोटर के पास जाएगा। ये जो मोटर नर्व्स हैं, ये जो मोटर के फाइबर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, इनके पास जाएगा आपके पास। और फिर ये कहाँ भेजेंगे? ये फिर अलग अलग वहां पे मसल्स में भेजेंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में। आपको इतना ध्यान रखना है, 12 होती हैं कौन सी? क्रेनियल नर्व्स और 31 होती हैं आपकी स्पाइनल नर्व्स। थोड़ी बहुत फंक्शनिंग उनकी याद रख लेंगे तो आपके काम की चीज हो जाएगी। यह तंत्र उन क्रियाओं का संचालन करता है जो सामान्यतः हमारे प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होती हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है। यह ऐसे आंतरिक प्रकार्यों जैसे सांस लेना आपके बताइए कंट्रोल में है क्या? रक्त संचार आपके कंट्रोल में है क्या? लार का स्राव आपके कंट्रोल में है क्या? उदर का संकुचन, कितना खाना है कितना नहीं खाना है, वो आपके कंट्रोल में है क्या? है ना? और सामवेगिक प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण करता है कौन? आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। उसी के साथ स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की ये क्रियाएं मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नियंत्रण में होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपके इसी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं। एक है आपका पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा आपका सिंपैथेटिक।
पैरा मतलब यहाँ पे आपका परानुकंपी की बात हो रही है और ये आपका सिंपैथेटिक की बात हो रही है। जब भी आपको डर लगता है, घबराहट होती है, ट्रेन छूट रही है, तो क्या होता है, अश्रु ग्रंथियों को उद्दीप करता है, पुतलियों को फैलाता है, आपकी आंखें जो है बड़ी हो जाएंगी, पुतलियां का जो है संकुचन नहीं होगा, वहां पे फैल जाएंगी। ठीक है, जब भी आप एकदम शौक में होते हैं तो देखिए क्या होता है, आपकी आंखें एकदम बड़ी की बड़ी हो जाती है। लाल स्त्राव को बाधित करता है ना। लाल स्त्राव क्या होगा, और पसीने में वृद्धि करता है। जब भी आप देखिए घबराते हैं, ठीक है, आपने सामने कुछ देख लिया है, डरावनी चीज, शेर देख लिया है आपने, या आपने मान लीजिए कोई कीड़ा मकोड़ा देख लिया है, बारिश पानी में निकलता है, वो सब देख लिया, तो क्या होता है, पसीना आपको आता है। हृदय गति, आपकी जो हार्ट बीट है, कभी खतरे का सामना किया हो तो आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है। या ट्रेन छूटने वाली है, 2 घंटे हैं, सब घर वाले चढ़ गए हैं, आप पानी की बोतल लेने उतरे हैं, 15 रुपए और 20 रुपए में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। वक्ष पेशियों को फैलाता है यहाँ पे आपका, ठीक है, पेट के पाचन कार्य को घटाता है। अब जब मुसीबत में है तो पेट का पाचन कार्य, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम कर सकता है, उसी के साथ साथ क्या करता है, एड्रेनलिन का स्राव करता है यहाँ पे, ठीक है। फिर आंत के पाचन कार्य को घटाता है। जब आप इतने घबराहट में हैं तो आपकी ये सब चीजें बराबर कैसे काम करेंगी, ठीक है। और फिर ब्लैडर को बाधित करता है। जब भी आप देखिए इतना जो आप डरे हुए रहते हैं, आप नर्वस रहते हैं, क्या होता है, आपको जो है ब्लैडर आपका बाधित होता है, तो आपको जो बाथरूम वगैरह भी हो इस कंडीशन में क्या होती है, यहाँ पे आपको कम लगती है। ठीक है, तो ये तो बात किसकी हो गई, ये बात हो गई अनुकंपी की, यानी कि आपकी सिंपैथेटिक डिवीजन की बात हो गई। लेकिन जैसे ही मान लीजिए खतरा हो गया, आप ट्रेन में चढ़ गए, अब है ना, सीट मिल गई आपको, तो क्या होगा, पुतलियों का संकुचन हो जाएगा, आंखें वापस नॉर्मल हो जाएंगी, अश्रु ग्रंथि को बाधित करेगा अब ये, और लाल स्राव को बढ़ा देगा, ठीक है, आपको जो है थूक जो है आप आराम से गटकेंगे। देन हृदय ग्रंथि गति को धीमा करेगा, आपकी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, अब सीट मिल गई है, टीसी आएगा, टिकट चेक कराएंगे, सो जाएंगे। फिर क्या करता है, वक्ष पेशियों को संकुचित करता है ये, ठीक है, आपका जो है नॉर्मल हो जाएगा। पेट के पाचन कार्य की वृद्धि करता है, फिर ये अपना जो है नॉर्मल काम में आना स्टार्ट हो जाएंगे, ब्लड को संकुचित करता है। ठीक है, तो यही मुख्य डिफरेंस है किसके अंदर, आपके पीएनएस सॉरी आपके पैरासिम्पैथेटिक के अंदर और आपके सिंपैथेटिक डिवीजन के अंतर्गत। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 खंड है, अनुकंपी और परानुकंपी। यद्यपि दोनों के प्रभाव एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अभी हमने देखा एग्जाम्पल से, फिर भी दोनों संतुलन की स्थिति बनाए रखने के लिए मिलकर कार्य करते हैं, दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है, अकेले नहीं भागेंगे। अनुकंपी खंड आपातकालीन स्थितियों को संभालने का कार्य करता है, जब प्रबल और त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए, जैसे संघर्ष या पलायन की स्थिति। संघर्ष या पलायन की स्थिति में कौन एक्टिवेट होता है, आपका अनुकंपी खंड एक्टिवेट होता है। प्रश्न बन सकता है, इस आपातकाल में पाचन क्रिया रुक जाती है, क्या क्या होता है आपने ऑलरेडी देख लिया है। अब देखिए यहाँ पे परानुकंपी खंड क्या करता है, मुख्यतः ऊर्जा के संरक्षण से संबंध है। यह शरीर के आंतरिक तंत्र के नियमित प्रकारों का संचालन करता है। जब आपातकालीन स्थिति समाप्त हो जाती है तब परानुकंपी खंड कार्यभार संभाल लेता है। यह अनुकंपी तंत्र की सक्रियता को कम करता है, ठीक है, सिंथेटिक को क्या कर देगा, कम कर देगा, और व्यक्ति को शांत कर उसे सामान्य स्थिति में लाता है। तो आपकी हृदय गति, श्वास गति, रक्त संचार जो है आपका यहाँ पर सब क्या हो गया, नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने कंप्लीट बात कर ली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। इसके अंदर 2 भाग थे, एक था आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा था आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक के अंदर 2 भाग देख लिया आपने, परानुकंपी और आपका सिंपैथेटिक डिवीजन। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे हम सीएनएस के बारे में। सीएनएस आपको मालूम है किस प्रकार से दिखता है, ये आपका ब्रेन है और ब्रेन के नीचे यहाँ से जा रही है स्पाइनल कॉर्ड, इतना ही आपका बस सीएनएस है। अब देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इमेज में, ये है आपका मस्तिष्क की संरचना, ये आपकी पीयूष ग्रंथि है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका क्या है, मेरुरज्जु है, ये आपके देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड ऐसी जुड़ी होती है आपके ब्रेन से। ये आपका अनुमस्तिष्क है, इस प्रकार छोटा मगज जो कहते हैं, आपने मूवी देखी होगी, छोटे मगज पे नहीं मारना चाहिए वो वाली, यही क्या है, यही आपका सेरेबेलम है। यहीं पे आपका क्या है, ये आपका मेडुला ऑब्लांगाटा है, सेतु है आपका, ये मध्य मस्तिष्क है, पीनियल ग्रंथि यहाँ पे आपका पीनियल ग्लैंड, ये आपका प्रमस्तिष्क है, ये आपका चेतक है, और ये आपका अधचेतक है, थैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो मस्तिष्क में देखिए उपबलकुटीय तंत्र जो है आपका, मस्तिष्क स्तंभ और अनुमस्तिष्क के प्राचीनतम संरचनाएं हैं। ठीक है, तो आपका लिम्बिक सिस्टम, ये सब चीजें क्या है, प्राचीन संरचनाएं हैं, जबकि विकास के क्रम में प्रमस्तिष्कीय बलकुट नवीनतम परिवर्धन है। एक वयस्क मस्तिष्क का भार कितना होता है, 1.36 किलोग्राम होता है, तथा इसमें लगभग 100 अरब तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती हैं। अब आप सोच लीजिए 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं कितने होंगे, आप सोच लीजिए। ठीक है, बात कर रहे हैं 100 अरब न्यूरॉन या नर्व सेल इसके अंदर होते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आपको यह है, उदाहरणार्थ मस्तिष्क का पश्चकपाल पाली खंड दृष्टि के लिए विशेष क्षेत्र है। ये पश्चकपाल कौन सा है, ये होता है आपका ऑसिपिटल लोब। ठीक है, ऑसिपिटल लोब आपके कहाँ होता है, आपके जस्ट अगर आप अपनी गर्दन पे, गला नहीं बोल रहे हैं, गला सामने होता है, गर्दन पीछे होती है, अगर आप अपनी गर्दन को हाथ रखते हैं गर्दन के ऊपर, तो थोड़ा सा ऊपर लाएंगे तो आपको जो ब्रेन, आपका जो मस्तिष्क टच होगा, वहीं पे क्या होता है, वहीं पे होता है आपका ऑसिपिटल लोब। ठीक है, अब यहाँ पे दिया आपको मस्तिष्क के बारे में, मेडुला ऑब्लांगाटा होता है, सेतु होता है, अनुमस्तिष्क होता है,
अगर मस्तिष्क में आपको अचेतक दिया हुआ है, चेतक दिया हुआ है, तो इसकी आप एक बार रीडिंग कर लेंगे, इसको आप पढ़ लेंगे एक बार कि इसके क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, ये उपबलगुड़ी तंत्र दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेंगे एक बार। अब यहाँ पर देखिए, हमारे विकास और व्यवहार में अंतःस्रावी ग्रंथियों की निर्णायक भूमिका होती है। वे विशेष रासायनिक द्रव्य प्रवाहित करती हैं। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है क्या करता है, रासायनिक द्रव्य प्रवाहित करता है, केमिकल्स प्रवाहित करता है, जिन्हें क्या कहते हैं हम, अंतःस्राव कहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम हार्मोन्स, जो हमारे कुछ व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। ये ग्रंथियां वाहिनी रहित ग्रंथियां या अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या नहीं होती, कोई नली नहीं होती है दूसरी ग्रंथियों की तरह, जिससे ये अपने स्राव को विशेष स्थानों पर भेज सके। अंतःस्राव रक्त धारा के साथ प्रभावित होते हैं। अंतःस्राव कहाँ जाएंगे, आपके रक्त के साथ चले जाएंगे। ठीक है, तो आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो कहाँ छूटते हैं, वो सीधे सीधे आपके खून में छूटते हैं, आपके ब्लड में सीधे सीधे वो क्या होते हैं, वहां पे आपके मिक्स हो जाते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं, शरीर में एक अंतःस्रावी तंत्र बना लेती हैं। यह तंत्र तंत्रिका तंत्र के अन्य हिस्सों के संयोजन में काम करता है। यानी कि आपका जो नर्वस सिस्टम, अभी आपने पूरी फंक्शनिंग पढ़ी उसके बारे में, आपका जो नर्वस सिस्टम है प्लस मिलके आपका ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये क्या करता है, साथ में मिलकर काम करते हैं और आपके देश को और आपके शरीर को आगे बढ़ाते हैं। पूरे तंत्र को तंत्रिका अंतःस्रावी तंत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मुख्य अंतःस्रावी तंत्र दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका पीयूष ग्रंथि, ये आपकी अवटु ग्रंथि हो गई जिसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन, ये आपका अग्न्याशय है, ये आपकी अधिविकृत ग्रंथियां हैं, इसी को बोलते हैं हम एड्रीनल ग्लैंड, ये आपकी डिंब ग्रंथि है स्त्रियों में, और ये आपकी शुक्र ग्रंथि है किसके अंदर, ये है आपकी पुरुषों के अंदर। सबसे पहले देखिए, ये है आपका पीयूष ग्रंथि, पीयूष नाम का लड़का, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। ये ग्रंथि क्या करती है, कपाल में आपका जो माथा है, मतलब आपका जो माइंड ब्रेन है, कपाल है जो आपका, वहां पे अधश्चेतक के ठीक नीचे होती है। ठीक है, किसके नीचे होती है, अधश्चेतक के। अधश्चेतक क्या है आपका, हाइपोथैलेमस। ठीक है, बॉडी में टेम्परेचर वगैरह, हाइपोथैलेमस जो है वो होता है, उसके जस्ट नीचे कौन सी होती है, आपकी पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है, उसी के साथ पीयूष ग्रंथि अग्र पीयूष और पश्च पीयूष में विभक्त है। पूछ सकते हैं आपसे दो कौन कौन से है इसके अंदर है, तो एक है आपका एंटीरियर ग्लैंड और दूसरा आपका है पोस्टीरियर ग्लैंड। अग्र पीयूष और पश्च पीयूष में विभक्त होती है। इस प्रकार की होती है, कुछ देखिए बना कर बताते हैं। ये कुछ इस प्रकार की आपकी ये होती है, ये आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। अग्र पीयूष अधश्चेतक में प्रत्यक्षतः जुड़ी होती है, जो इसके अंतःस्रावी स्रावों को नियमित करती है। पीयूष ग्रंथि समृद्धि, अंतःस्राव और अन्य कई अंतःस्रावों को स्रावित करती है ना, ग्रोथ हार्मोन वगैरह को भी करती है ये। ठीक है, जो हमारे शरीर में पाई जाने वाली अन्य कई अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावों का निर्देशन एवं नियमन करता है। ठीक है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये हमारी जो भी सारी ग्रंथियां हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, चाहे वो थायरॉक्सिन हो, एड्रीनल ग्लैंड हो, ठीक है, ये जितने भी चीजें हैं सब किसके ऑर्डर पे काम करती हैं, आपकी इसी पीयूष ग्रंथि के ऑर्डर पे या उनके नियमन से वहां पर कार्य करती हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है। इसी कारण पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मुख्य ग्रंथि भी कहते हैं। तो मुख्य ग्रंथि कौन सी है हमारे शरीर में, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको आप जानेंगे मुख्य ग्रंथि के नाम से। कुछ अंतःस्राव जीवन पर्यंत धीमी गति से स्रावित होते हैं धीरे धीरे, जबकि दूसरे अन्य जीवन में उपयुक्त समय पर प्रभावित होते हैं। जैसे देखिए समृद्धि अंतःस्राव यानी कि जीएच जो आपका होता है ग्रोथ हार्मोन, पूरी बाल्यावस्था में स्थिरता पूर्वक प्रभावित होते रहते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में कुछ स्फुरण के साथ, लेकिन जनन ग्रंथि पोषक हार्मोन यौनारंभ की अवस्था में प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये जो जनन ग्रंथि पोषक हार्मोन है, ठीक है, ये कब प्रारंभ होते हैं, आपके यौनारंभ की अवस्था में प्रभावित होते हैं, जो लड़कियों और लड़कों में स्त्रियोचित एवं पुरुषोचित अंतःस्रावों को उद्दीपित करते हैं। नीचे वाले जो ग्लैंड्स हैं उनको उद्दीपित करते हैं। इसके फलस्वरूप मूल और गौण लैंगिक परिवर्तन होते हैं, आपको मालूम ही है हार्मोन्स के रेगुलेशन से। फिर बात करते हैं, अगला हमारे पास है अवटु ग्रंथि, यानी कि यहाँ पर हमारे पास है थायरॉक्सिन। यह ग्रंथि गले में स्थित होती है। आपका जो गला छुएंगे ये आपका गला होता है, और इसके पीछे जो होता है यह होता है आपका गर्दन। ठीक है, यहीं पे गर्दन में हमको मिलता है क्या, सेतु, मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स एंड वहां पर सेरिबेलम, जो शरीर में चयापचय की दर को प्रभावित करता है, नामक अंतःस्राव उत्पन्न करते हैं। क्या है इसका, थायरॉक्सिन। सवाल आ जाएगा अवटु ग्रंथि से क्या निकलता है, थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है, आपका थायरॉक्सिन निकलता है। अग्र पीयूष हार्मोन के द्वारा उपयुक्त मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव और नियमन होता है। अभी क्या बताया था आपको ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड है। अग्र पीयूष हार्मोन के द्वारा, एंटीरियर के द्वारा उपयुक्त मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव और नियमन होता है। इस हार्मोन का स्थिर स्राव शरीर कोशिकाओं में ऊर्जा के उत्पादन को, ऑक्सीजन की खपत को और बेकार पदार्थ के विलोपन को बनाए रखता है।
ठीक है। तो यहाँ पे आपके शरीर के अंदर कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन जो बनाएगा वो कौन सा है आपका, यही थायरॉक्सिन। उसी के साथ साथ ऑक्सीजन की खपत को, कितना ऑक्सीजन चाहिए है, कितना छोड़ना है, क्योंकि यहीं पर देखिए आप होते हैं, आपके लंग्स वगैरह भी यहीं पर आपके होते हैं। और बेकार पदार्थ के विलोपन को बनाए रखता है, कितना चीजें आपको बॉडी से एलिमिनेट करनी है, कि आपकी जो भी कोशिकाएं हैं उनमें जो भी बेकार की चीजें आ गई है उनको एलिमिनेट करने का काम भी कौन करता है, यहाँ पे आपका ये थायरॉक्सिन करता है। वहीं से आपका एंटीरियर से निकलता है एक हार्मोन जिसका नाम है TSH, वही इसके बाद यह स्टार्ट हो जाती है पूरी प्रोसेस। ठीक है। दूसरी ओर थायरॉक्सिन हार्मोन के उत्पादन की कमी से अगर ये उत्पादन कम हो जाएगा, ठीक है, थायरॉक्सिन अगर आप कम प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, शारीरिक और मानसिक सुस्ती आ जाएगी आपको। यदि छोटे जानवरों से आउटू ग्रंथि को निकाल दिया जाए, अगर यंग एनिमल से हम क्या कर दें और इस आउटू ग्रंथि को निकाल दें, इस थायरॉक्सिन ग्लैंड को निकाल दें, तो उनका विकास रुक जाता है और वे लैंगिक रूप से विकसित नहीं हो पाते। ठीक है। तो अगर कोई छोटा एनिमल है उसको अगर हमको करना है कि वो एक्टिव ना रहे सेक्सुअली, वहां पे लैंगिक रूप से विकसित नहीं हो सके, तो क्या करना होगा हमको, उसकी जाके वहां पे थायरॉक्सिन, अगर हम इसको, सॉरी नॉट थायरॉक्सिन, अगर थायराइड ग्लैंड है उसको हम रिमूव कर दें, ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसका विकास वहां पर रुक जाएगा और वो लैंगिक रूप से विकसित नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो पहले कवर कर लिया हमने पीयूष ग्रंथि, फिर हमने कवर कर लिया अवटु ग्रंथि। अब बात करेंगे यहाँ पे दी हुई है नेक्स्ट जो है वो है अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है। ये ग्रंथियां देखिए दो भागों में बटी हुई है। ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथियां, ये दोनों ग्रंथियां प्रत्येक गुर्दे के ऊपर स्थित होती हैं। इसके दो भाग होते हैं, अधिवृक्क वल्कुट एड्रीनल कॉर्टेक्स और अधिवृक्क मध्यांश एड्रीनल मेडुला। और इनमें प्रत्येक से अलग अलग अंतःस्राव उत्पन्न होता है। यानी कि आप ऐसे मान के चलिए एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर एक और छोटा सर्कल है। ठीक है। तो जो अंदर वाला है वो क्या है, वो है आपका मेडुला, और बाहर वाला जो है वो क्या है आपका कॉर्टेक्स। और इनमें प्रत्येक से अलग अलग अंतःस्राव उत्पन्न होता है। तो इससे ये वाला हार्मोन निकलेगा और इससे कॉर्टेक्स से ये वाला हार्मोन निकलेगा। ठीक है। यहाँ से जो भी हार्मोन निकलेगा कैसे रेगुलेट होता है वो, अग्र पीयूष ग्रंथि से, एंटीरियर से बताया था आपको, एंटीरियर से निकलता है स्रावित होने वाले अंतःस्राव एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH द्वारा नियंत्रित और नियमित होता है। ऊपर से ACTH छूटेगा और उसके बाद यहाँ से ये लोग छूटना स्टार्ट हो जाएंगे। जब अधिवृक्क वल्कुट का स्राव कम हो जाता है तब अग्र पीयूष ग्रंथि संदेश पाकर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन के स्राव को बढ़ा देती है, जो अधिवृक्क वल्कुट को अधिक अंतःस्राव के लिए उद्दीप्त करता है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब अधिवृक्क वल्कुट है ना, नीचे वाला जो आपका कॉर्टेक्स है वहां से क्या हो रहा है, स्त्राव कम हो रहा है, ये हार्मोन कम रिलीज कर रहा है, तब क्या होगा, तब अग्र पीयूष ग्रंथि संदेश पाती है और क्या रिलीज करती है, वहां से रिलीज करती है ACTH। ठीक है। ACTH हार्मोन के स्त्राव को बढ़ा देती है, ऊपर से ACTH बढ़ जाएगा तो अब क्या करेगा, ये जो अधिवृक्क वल्कुट को अधिक अंतःस्राव के लिए उद्दीप्त करता है, फिर ये और स्टार्ट हो जाता है और इस प्रकार के हार्मोन को रिलीज करना, वहां से छोड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो ACTH सिग्नल देता है, तो ये क्या करता है, आपका जो कॉर्टेक्स है यहाँ पे वल्कुट है वो और ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर हार्मोन्स को रिलीज करता है। ठीक है। स्ट्रेस वगैरह में जो बताया था आपको, तो यहीं पे चीजें होती हैं। अधिवृक्क वल्कुट हार्मोन के एक समूह को स्त्रावित करता है जिन्हें कॉर्टिकोइड कहा जाता है। शरीर के द्वारा इनका उपयोग कई शरीर क्रियात्मक उद्देश्यों, उदाहरणार्थ शरीर में खनिज विशेषता सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड्स के नियमन के लिए किया जाता है। इस ग्रंथि के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा जो करेगी तंत्रिका तंत्र के प्रकार्यों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। आपका नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो सकता है अगर यहाँ पे इस ग्रंथि के कार्यों में अगर आपने बाधा उत्पन्न की तो। अधिवृक्क मध्यांश दो प्रकार के अंतःस्राव स्रावित करता है। कौन कौन से हैं वो है एक आपका एपिनेफ्राइन और आपका नॉर एपिनेफ्राइन। यानी कि आपका जो मेडुला है वहां से क्या निकलेगा, आपका वहां से निकलेगा एपिनेफ्राइन एंड नॉर एपिनेफ्राइन। ठीक है। इन्हें क्रमशः एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन के नाम से भी जानते हैं। अनुकंपी सक्रियता जैसे हृदय गति में वृद्धि, ऑक्सीजन की खपत, जो आपने अभी ऊपर पढ़ के आ रहे थे सिंपैथेटिक वाला, ठीक है, वो जब एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, हृदय गति में वृद्धि, ऑक्सीजन की खपत, चयापचय दर, पेशी शक्ति इत्यादि इन्हीं दो हार्मोन के स्त्राव के द्वारा घटित होती है। जो आपने अभी ऊपर पढ़ा उसकी एग्जाम्पल, मतलब उसी की वजह क्या है, इन्हीं दो हार्मोन के स्त्राव के द्वारा घटित होती है। एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन अधश्चेतक को, अधश्चेतक क्या है आपका, हाइपोथैलेमस बॉस को उद्दीप्त करते हैं। ये क्या करते हैं, इसको उद्दीप्त करते हैं जो प्रतिबल्कों को के हटा लेने के बाद भी व्यक्ति में संवेगों को बढ़ाते हैं। ठीक है। तो ये देखिए हो क्या रहा है, मान लीजिए आप इस बड़े से झूले में बैठ गए हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैरी गो राउंड। आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, ऊपर जाते आपको चक्कर आने लगे, आप एकदम डर गए, घबरा गए, आपका अनुकंपी एक्टिवेट हो गया। ठीक है। तो क्या हो गया, बॉडी से क्या छूटेगा आपके यहाँ, मेडुला से एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन छूटा, छूटते छूटते कहाँ चला गया मैसेज, हाइपोथैलेमस के पास। अब आप नीचे आ गए हैं, घर आ गए हैं, फिर भी क्या हो रहा है, आप उसी इमोशन में है, मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है। प्रतिबल को हटा लेने के बाद ही व्यक्ति में संवेगों को बढ़ाते हैं। आपको वही फील होता रहता है कि अभी खतरा था, अभी भी आपके हाथ पांव कांपते हैं 2-3 घंटों के बाद भी इसी वजह से। ठीक है। अगली बात करते हैं, यहाँ देखिए अग्न्याशय जो है ये आपका पेनक्रियाज है। ठीक है। डायबिटीज पेशेंट को मालूम होगा, यहाँ पे अग्न्याशय आपका ये क्या है, ये आपका पेनक्रियाज है, सुना होगा आपने कभी पेनक्रियाज। अग्न्याशय पेट के नीचे रहता है, जहां आप बहुत खाते पीते हैं उसके नीचे है। यह खाना पचाने में मुख्य भूमिका निभाता है। कैसे, लेकिन यह भी एक हार्मोन का स्त्राव करता है जिसे क्या बोलते हैं हम, इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन शरीर के उपयोग के लिए या यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में भंडारण के लिए
यकृत की ग्लूकोज के विखंडन में सहायता करता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? आपके पेनक्रियाज से। जब समुचित मात्रा में इंसुलिन का स्त्राव नहीं होता तो लोगों में बीमारी उत्पन्न हो जाती है, जिसे क्या होता है? मधुमेह। मधुमेह मधुमेह डायबिटीज। डायबिटीज के भी प्रकार होते हैं, टाइप 1 टाइप 2, वो आपको डीप में पढ़ना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जनन ग्रंथियों की बात करेंगे और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होगा। जनन ग्रंथियों से तात्पर्य क्या है? पुरुषों में शुक्र ग्रंथि और स्त्रियों में डिंब ग्रंथि से है। अर्थात यहाँ पे आपके टेस्टीज हैं और यहाँ पे आपकी ओवरीज हैं। ठीक है, टेस्टीज एंड ओवरीज से अर्थ है यहाँ पे इन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले अंतःस्राव पुरुषों और स्त्रियों में काम व्यवहार, ठीक है, काम करने की इच्छा और प्रजनन प्रक्रियाओं को नियंत्रित और नियमित करते हैं। ठीक है, टेस्टीज पुरुषों में, ओवरीज डिंब ग्रंथि महिलाओं में। इन ग्रंथियों से निकलने वाले अंतःस्राव यानी कि हार्मोन को शुरू करना, उसे बनाए रखना और उसके नियमन करने का कार्य जनन ग्रंथि पोषक हार्मोन गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं जीटीएच, करते हैं। अरे अरे अरे, ये कहां से निकल रहे हैं? अगर आप पीयूष ग्रंथि से, इसलिए तो बोल रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? मास्टर ग्लैंड है। इसकी शुरुआत कैसे हो रही है? या आपके जो गोनाड्स हैं, इनकी शुरुआत कैसे हो रही है? शुरुआत हो रही है आपके एसिड, ये जीटीएच हार्मोन से, है ना। गोनाडोट्रोफिक हार्मोन से आपकी स्टार्ट हो रही है। कहां से निकल रहे हैं? अग्र पीयूष से निकल रहे हैं, यानी कि पिट्यूटरी के दो भाग हैं, इससे निकल रहे हैं। जनन ग्रंथि पोषक हार्मोन, ये जो हार्मोन है कब निकलता है? का स्त्राव यौवनारंभ से के दौरान 10 से 14 वर्ष के मानवों में अप्रोक्सीमेटली ऑन एवरेज बोल रहे हैं शुरू होता है और ये जनन ग्रंथियों को अंतःस्राव को उत्पन्न करने के लिए उद्दीप्त करता है, जो कि पुनः मूल और गौण लैंगिक लक्षणों के विकास को उद्दीप्त करता है। यानी कि सबसे पहले देखिए, ये आपकी यहाँ पर देखिए, ये है आपकी, मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके दो भाग हैं। ये वाला है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है, अग्र पीयूष है। ये वाला आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पश्च पीयूष है। इस अग्र पीयूष से क्या निकलता है? इस अग्र पीयूष से निकलता है आपका गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, जीटीएच भी से कह सकते हैं, जीटीएच। ठीक है, ये क्या करता है? यहाँ पे नीचे है आपके पास, यहाँ पे और यहाँ पे इस प्रकार से है। ठीक है, ये है आपकी क्या? ये है आपकी ओवरीज महिलाओं में डिंब ग्रंथि और यहाँ पे आपकी शुक्र ग्रंथि है, जहाँ शुक्राणु निकलते हैं, आपकी शुक्र ग्रंथि। ये है आपका कौन सा? ये है आपका टेस्टिस। ठीक है, अब देखिए 0 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, बचपन के निकल गया, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष के बाद मान के चलते हैं आइडियल सिचुएशन में, 10 वर्ष के बाद क्या होता है? यहाँ पे देखिए हलचल होना स्टार्ट होती है। यहाँ पे हलचल होना स्टार्ट होगी, हलचल हुई 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 और ये क्या करेगा? ये आके नीचे इस प्रकार से सिक्रीट हो गए, खून में आ गए, आते 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 क्या करेंगे? यहाँ पे इनको उद्दीप्त करेंगे, यहाँ पे इनको उद्दीप्त करेंगे। ठीक है, और इनको क्या मैसेज जाएगा कि अब क्या करना है? इनको अपने जो हार्मोन्स हैं उसको रिलीज करना है। ये जो टेस्टिस है अपने हार्मोन्स रिलीज करेगा और ये जो ओवरीज हैं ये क्या करेंगी? ये अपने हार्मोन्स को रिलीज करेंगे। ठीक है, महिलाओं में एस्ट्रोजन और वो सब चीजें होती है और यहाँ पे पुरुषों में अलग होती है। देखते हैं अभी आगे क्या, लेकिन वर्किंग समझ गए आप। 10, 11, 12 वर्ष में इस प्रकार से मैसेज आता है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, अग्र पीयूष ग्रंथि से मैसेज आता है इनके पास, बोलते हैं हार्मोन छोड़ो, हार्मोन छोड़ो। ये बोलता है हार्मोन छोड़ो, हार्मोन छोड़ो, और हार्मोन छोड़ने के बाद हार्मोन खून में मिलता है और बॉडी के अलग अलग अंगों में जाके जिस प्रकार का डेवलपमेंट होता है वो वहां के उसको उद्दीप्त करता है। यहाँ देखिए महिलाओं में डिंब ग्रंथियां क्या करती हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करती हैं। ठीक है, महिलाओं में कौन सा उत्पन्न होगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ऊपर से मैसेज आया, ये क्या छोड़ेगा? एस्ट्रोजन छोड़ेगा और प्रोजेस्टेरॉन छोड़ेगा। एस्ट्रोजन से महिला शरीर का लैंगिक विकास होता है। लैंगिक रूप से परिपक्व एक महिला की डिंब ग्रंथि में प्रजनन से संबंधित मूल लैंगिक लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे डिंब ग्रंथि से लगभग प्रत्येक 28 दिनों में अंडाणु का निकलना। किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है उसके एस्ट्रोजन की वजह से। ठीक है, गौण लैंगिक लक्षण जैसे वक्षस्थल का विकास, शरीर की बाह्य सीमा का गोल होना, चौड़ी श्रोणी इत्यादि इसी अंतःस्राव पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करेगी? कंप्लीटली आपके ये एस्ट्रोजन के ऊपर निर्भर करती है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन का लैंगिक विकास में कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सवाल आ सकता है प्रोजेस्टेरॉन करता है मदद या नहीं करता, आप टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ प्रोजेस्टेरॉन का क्या है? लैंगिक विकास में इसका कोई योगदान नहीं है प्रोजेस्टेरॉन का। ये आपका जो है प्रोजेस्टेरॉन, इसका आपके लैंगिक विकास की में कोई मतलब नहीं है, केवल एस्ट्रोजन का मतलब होता है। यहाँ पे देखिए क्यों आगे बोल रहे हैं, इसका कार्य गर्भाशय को निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए तैयार करना होता है। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है? केवल आपकी प्रेगनेंसी के वक्त वहां पर वो अंडाणु को ग्रहण करने के लिए तैयार करना होता है। ठीक है, तो महिलाओं में दो ध्यान रखेंगे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। अब बात करें पुरुषों में, यह प्रजनन संबंधी व्यवहार अधिक सरल होता है, काफी ईजी होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है?
इसमें कोई चक्रीय प्रतिरूप नहीं होता, जैसा कि ऊपर आपने देखा एस्ट्रोजन के केस में पुरुषों में शुक्र ग्रंथि शुक्राणु निरंतर उत्पन्न करती रहती है और एंड्रोजन नामक पुरुष यौन अंतःस्राव स्रावित करती है। यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा आपका एंड्रोजन। वहां पे क्या निकल रहा था महिलाओं में एस्ट्रोजन। ठीक है, ए से एडम याद रखेंगे पुरुषों में निकलेगा और ई से ईवा, ईवा से आप एस्ट्रोजन याद रखेंगे। प्रमुख पुरुष यौन हार्मोन कौन सा है आपका टेस्टोस्टेरोन है। वो भी कहां से निकलता है, यहीं से निकलता है। टेस्टोस्टेरोन के से गौण लैंगिक परिवर्तन होते हैं, जैसे ये सब चीजें मालूम है, चेहरों पर बालों का आना, आवाज का भारीपन और लैंगिक उन्मुख व्यवहार में वृद्धि, आक्रामकता में वृद्धि और दूसरे अन्य व्यवहार भी टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति से संबंधित हैं। ठीक है, तो अगर आप पाएंगे कोई हाई एग्रेशन वाली बात तो वहां पे क्या रोल प्ले करेगा, वहां पे आपके टेस्टोस्टेरोन का रोल प्ले करेगा। सभी अंतःस्रावों का सामान्य प्रकार हमारे व्यवहार परक कल्याण के लिए निर्णायक होता है ना, इनकी नॉर्मल फंक्शनिंग होनी चाहिए। अंतःस्राव के संतुलित स्राव के बिना अगर ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो अभी आपने पढ़े 4 5 6 जितने भी आपने एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़े, अगर ये प्रॉपर काम ना करे के बिना शरीर आंतरिक संतुलन को बनाने में सक्षम नहीं होता। यदि अंतःस्राव में वृद्धि ना हो, ठीक है, तो दबाव की स्थिति में हम पर्यावरण के संभाव्य खतरों के प्रति प्रभावी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। ठीक है, हम वहां पे एबल नहीं हो पाएंगे। अंत में हमारे जीवन के विशिष्ट समय में यदि अंतःस्राव स्रावित ना हो, हार्मोन रिलीज ही नहीं होगा, तो हमारी समृद्धि, हमारी जो ग्रोथ है वो भी नहीं हो सकती, हम मैच्योर नहीं हो सकते और ना ही प्रजनन संभव हो सकता है अगर प्रॉपर हार्मोन इन ग्लैंड के द्वारा, इन ग्लैंड के माध्यम से रिलीज नहीं होते हैं तो। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। यहाँ पे इस लेक्चर में हमने काफी भरपूर चीजें सीख ली आपकी बायो साइकोलॉजी से, किस प्रकार से ट्रांसमिशन, किस प्रकार से चीजें होती हैं, है ना। आपने न्यूरॉन के बारे में जाना कंप्लीटली, यहाँ पे तंत्रिका कोशिका के बारे में जाना, उसकी फंक्शनिंग देखी आपने किस प्रकार से होती है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है वो देखा आपने, तंत्रिका संधि क्या होती है, तंत्रिका कोश संधि क्या होती है। ठीक है, उसी के साथ साथ आपने देखा यहाँ पे ग्लैंड्स के बारे में, आपने जाना CNS PNS के बारे में, आपने जाना यहाँ पे ANS और SNS के बारे में, उसके बीच दो खंड आपके पैरासिम्पैथेटिक प्रानुकंपी और सिंपैथेटिक अनुकंपी खंड के बारे में, इसमें किस प्रकार डिफरेंस होता है। उसी के साथ साथ आपने देखा यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, अलग अलग इंसुलिन पेनक्रियाज से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से क्या निकलता है, इसके दो भाग देखे आपने, मेडुला कॉर्टेक्स। ठीक है, और भी कई सारी चीजें देखी आपने इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो जब भी आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे ये लेक्चर आपके भरपूर काम आएगा, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जीवन में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और पहली बार अगर देख रहे हैं तो अभी तक तो कर ही लिया होगा, बट फिर भी नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बात करेंगे किसी और विषय के बारे में। धन्यवाद।